चलिए, आरटीआई 2019 में अब मैं संशोधन बताने जा रहा हूँ कि 2019 में संशोधन क्या किया गया है। देखिए, 2019 में जो संशोधन किए गए हैं तो वो मोदी गवर्नमेंट में किए गए होंगे, सीधी सी बात है। यानी कि संशोधन क्या किया गया है इसको आपको ध्यान में रखना है। 2005 में जो लॉ बना था और जो वर्तमान लॉ है, प्रोविजन लगभग सारे वही हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर यहाँ पर सीआईसी मैंने आपको पढ़ाया था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बताया था मैंने, और एसआईसी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये मैं इसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और सलाह किसकी होनी चाहिए, तो मैंने अगर एसआईसी का है तो वहाँ पर सीएम का बताया था। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसमें पीछे जो है ना, मैंने आपको बताया था राज्यपाल कुछ नहीं करता है। राज्यपाल तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सिफारिश के आधार पर करता है। कौन देता है सिफारिश उस कमेटी में? सीएम और राज्यों जो सीएम होते हैं वहाँ के, और सीएम के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक मंत्री और विपक्ष का नेता, बताया था मैंने। उसी प्रकार से एसआईसी में सीआईसी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यानी कि पीएम होंगे, चाहे कोई भी हो, पीएम होने के साथ साथ एक मंत्री हो गए और कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा। मैंने आपको स्पष्ट बताया है, लास्ट आप देखिएगा उसको जाके, सब कुछ एक स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। अब चलिए, अंतर क्या है देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 को पहले देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आरटीआई एक्ट ये देखिए, और अब जो है ना संशोधन जो किया गया है, आरटीआई एक्ट 2019 संशोधन क्या है समझिए पहले। यहाँ पे क्या है, आरटीआई एक्ट में आपको पता है, आपको आरटीआई एक्ट में आपको पता है, जैसे यहाँ पर सीआईसी और एसआईसी के सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और एसआईसी की कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेतन व कार्यकाल, वेतन और कार्यकाल इनका जो होगा ना, वो डिपेंड होगा किस पर? यहाँ पर वेतन और कार्यकाल डिपेंड था राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, ठीक है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति या 5 वर्ष, ठीक है भाई। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, और यहाँ पे क्या था, सीआईसी का जो सदस्य, जो अध्यक्ष है और इसका सदस्य है, उसका वेतन है ना, वो लगभग मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर, यानी कि ये अगर पैरेलल में रखे जाते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, चेंज कहाँ पे किया गया? यहाँ पे चेंज क्या किया गया? यहाँ पर बताया गया है कि अब वेतन व कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार तय करेगी, यानी कि केंद्र सरकार तय करेगी। अब राज्य सरकार, अब अगर सीआईसी का अगर कोई सदस्य अध्यक्ष है तो कौन करेगा? केंद्र। और राज्य का होगा तो फिर राज्य वाला करेंगे। अगली चीज़, यहाँ पर क्या दिया जा रहा था, यहाँ पर पेंशन का भी प्रावधान था। क्या था? पेंशन का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर अब पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। पहले इतने लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पेंशन का प्रावधान था, पेंशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया है, ठीक है।
यहाँ पे जितना मैंने बताया है, आरटीआई एक्ट 2005 में क्या है प्रावधान, सीआईसी और एसआईसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर सीआईसी का अगर मेंबर होगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, और एसआईसी का अगर सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा, तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कमेटी कौन होती है मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही करेंगे, ठीक है, जैसा इधर है सेम बिल्कुल वैसा इधर भी है। अच्छा, वेतन व कार्यकाल यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, और जो कि 5 वर्ष दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर वेतन व कार्यकाल अब कौन करेगा तय, केंद्र सरकार तय करेगी। सीआईसी का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष को आप मानिए, अध्यक्ष और सदस्य जो है ना एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर वैल्यू रखते हैं, और सदस्य जो है ना इसका मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो उनके सदस्यगण होते हैं उनके बराबर वैल्यू रखते हैं। पेंशन यहाँ पर थी पहले, लेकिन अब पेंशन क्या कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। अब देखो जरा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर एसआईसी का सदस्य है, एसआईसी का, तो यहाँ पर जैसे मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया ना, तो उसी प्रकार से एसआई का जो अध्यक्ष होता है, राज्य के जो एसआईसी का अध्यक्ष होता है, वो जो होता है वो होता है राज्य के मुख्य सचिव के बराबर, मुख्य सचिव के बराबर पावर रखता है, राज्य के मुख्य सचिव के बराबर। अब मुख्य सचिव को आप ऐसे समझिए जैसे योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो आदित्यनाथ के साथ का जो सबसे, आदित्यनाथ की जो एक तरफ देखो आपको पता है ना, 2 तरीके से चलता है। एक तरफ जैसे राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से तुम्हारा इस तरह से चलता है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी चलती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी लोग, जैसे आईएएस पीसीएस वगैरह अधिकारी चलते हैं। तो अगर यहाँ पर सीएम टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, टॉप लेवल के मंत्रियों में से मंत्री हैं, तो यहाँ पर सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी के बाद सब जिलों के, उसके बाद आता है मुख्य सचिव, ये सबसे बड़ा होता है। यानी कि सीएम और मुख्य सचिव पैरेलल समझिए, ये ब्यूरोक्रेसी में, ये पॉलिटिकल एंगल से, ठीक है, बराबर होते हैं। यानी कि मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी भी स्टेट का, समझ में आया, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ठीक है, उसी एसआईसी का जो है ना अध्यक्ष बिल्कुल उतनी पावर रखता है जैसे मुख्य सचिव के पास होती है। इस प्रकार से आरटीआई में प्रावधान किया गया है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन में क्या किया गया है कि वेतन व कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी, और पेंशन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ये मुख्य यहाँ पर सिर्फ इतना संशोधन आपको छोटा लगता है, लेकिन ये संशोधन होने से हुआ क्या, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको लिखना तो नहीं है, लिखना तो कहीं है नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट देखिए। जैसे अगर पहले पेंशन का प्रावधान था, तो जब कोई व्यक्ति इसमें एसआईसी का, सीआईसी का सदस्य था और या अध्यक्ष था, तो उसको क्या है कि अपने फ्यूचर के बारे में कोई टेंशन नहीं है कि आगे जाके फ्यूचर में मैं क्या करूँगा। तो अब क्या है कि अगर उसके पास भविष्य में पेंशन नहीं होगी, तो उस केस में वो कुछ इलीगल तरीके से पैसे अर्जित करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं 60-65 साल का या 5 साल कार्यकाल का, या मैं जब मेरी यहाँ पर ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मेरे सेवा काल समाप्त हो जाएगा, तब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा तो अगले दिन एक जो है ना इनकम शून्य हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या कर सकता है, थोड़ा करप्शन में भी जा सकता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर यहाँ पर कहीं न कहीं पॉलिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा घुस रहा है। यानी कि पॉलिटिकल राजनीति यहाँ पर कहीं न कहीं किस में आ रही है, आरटीआई एक्ट के अंदर आ रही है, जो कि खतरनाक है, अच्छी नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब कोई बॉडी स्वतंत्र होती है, जब कोई संस्था स्वतंत्र होती है, तभी वो अच्छे प्रकार से कार्य कर पाती है। यहाँ पर आरटीआई के अंदर सीआईसी का अध्यक्ष और सदस्य दोनों ना तो अभी स्वतंत्र हैं, तो फिर किस प्रकार कार्य कर पाएंगे, ये कहीं न कहीं राजनीतिक बंधनों में बंध चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हमेशा क्या चाहेगा सीआईसी और एसआईसी के अध्यक्ष सदस्य, क्या चाहेंगे, कहीं मैं पीएम से या राज्य के सीएम से मैं नज़दीकियाँ स्थापित कर लूँ, और नज़दीकियाँ स्थापित करने के क्रम में क्या करेगा, वो कभी गलत चीज़ों को भी सही करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, भविष्य का वो सोचेगा और वर्तमान को वो गलत कर सकता है। इसके मतलब कि कहीं न कहीं आरटीआई के इन संशोधनों से कुछ ना कुछ तो ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल राजनीतिक घुस गई है, इंटर कर गई है, जो कि गलत है, ठीक है। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर किसी, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर
राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा कार्य करवाती है अधिकारियों से जिसके तहत वो कार्य तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद उनकी आलोचना होती है। अब इस केस में अगर उनकी आलोचना हुई तो इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियां ये कहकर छोड़ देंगी कि मैं तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, ये तो सारा का सारा किया कराया काम जो है ना CIC और SIC के सदस्यों का, अध्यक्षों का है। तो इसमें फिर क्या होगा, जो सारी की सारी जो भी कार्रवाई होगी ना, वो एक प्रकार से किसके ऊपर पड़ेगी जाके, वो हमेशा किसके ऊपर पड़ेगी, वो हमेशा इसके सदस्य और अध्यक्षों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्लियर बात है ना। कहीं की राजनीतिक दृष्टि से ये चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, अगर राजनीति अगर इसमें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हावी हो जाएगी। इसलिए हमारा संविधान हमेशा दो चीज़ों को पैरेलल दिखाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, दो चीज़ों को पैरेलल दिखाने के पीछे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अगर पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर CM हैं, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर कौन है, मुख्य सचिव एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को संतुलित करने का काम हमेशा करते रहते हैं। ये हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। समझ में आया। चलिए, ये संशोधन आप समझ गए हो, इसमें कोई नया कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2019 में संशोधन के तहत क्या कार्य किया गया है। उनकी पेंशन, वेतन से संबंधित सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया, अब केंद्र सरकार तय करेगी। दो ही लाने याद रखनी है बस, और कोई संशोधन नहीं किया गया है। अच्छा, अब एक हेडिंग डालिए छोटी सी, बौद्धिक संपदा का मामला। बौद्धिक संपदा का मामला, बौद्धिक संपदा का मामला। देखिए, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, क्या होता है कि इसके तहत RTI में क्या है, आपकी सेक्शन मैंने बताया था 8B, ठीक है। कौन सा सेक्शन, 8B। 8B के तहत ये कहा गया है कि अगर मैंने RTI लगाई गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या कर दिया, कहा ये जो है ना बौद्धिक संपदा है, और बौद्धिक संपदा के तहत अब वो उसकी मुझे जानकारी नहीं देंगे। यानी कि अगर कोई वस्तु बौद्धिक संपदा घोषित कर दी गई है तो फिर उसकी जानकारी हम RTI के तहत नहीं मांग सकते, ठीक है। तो 2-3 लाइनें लिखिएगा। देखिए, RTI एक्ट 2005 में, RTI एक्ट 2005 में सेक्शन 8 में प्रावधान है कि यदि कोई सूचना बौद्धिक संपदा के दायरे में आती है, बौद्धिक संपदा के दायरे में आती है तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि सेक्शन आपका 8 क्या कहता है, बौद्धिक संपदा की चीज़ों को बताता है। जैसे कोई बौद्धिक संपदा की चीज़ें हैं और उसके तहत अगर आपने RTI लगाया, उसने कह दिया ये संपदा बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा क्या होती है मैं आपको बताऊंगा एक चैप्टर में, क्योंकि इसका अलग एक चैप्टर होता है, मैं आपको वहाँ पर इसकी पूरी तरीके से जानकारी दे दूँगा। इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं बौद्धिक संपदा सेक्शन 8 के तहत आती है कोई चीज़, तो अब आप RTI लगाएंगे तो आपकी RTI का कोई औचित्य नहीं रहेगा, वहाँ पर आपको जानकारी
नहीं दी जा सकती है, ना तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब होता क्या है, जैसे हमारे संविधान में एक चीज़ है कि आप सारे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं। इधर देखिए, आप पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? संविधान के मूलभूत ढांचा को छोड़कर। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन कोई अगर करता है कि आप क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन होता है और हुआ भी है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया है इसी के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ कहानी संशोधन कर सकते हैं जहाँ पर आपसे क्या बोल दिया गया, ये मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचा शब्द अगर जहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है तो उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, कहीं पर संशोधन नहीं कर सकते। जैसे शब्द निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में, तो आप उसको कहीं पर भी कभी भी संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको मूलभूत ढांचा बता के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संशोधन करने के लिए मना करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूलभूत ढांचा होता कौन कौन सा है नाम। तो इसके लिए जब वहाँ पर पूछा गया कोर्ट से, तो कोर्ट ने कहा कि मूलभूत ढांचा हमेशा समय के अनुसार डिसाइड करेंगे और डिसाइड करने वाला कोर्ट होगा। इसका मतलब क्या है, भारत जो मूलभूत ढांचे हैं वो कितने मूलभूत ढांचे होंगे, इस चीज़ की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है समय समय पे अलग अलग केसों के तहत। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर आरटीआई एक्ट के तहत कौन कौन सी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है, इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा? जो सूचना देने वाला होगा, और कौन करेगा? केंद्र व राज्य सरकारें तय करेंगी। क्लियर बात है ना, याद हुआ। अगर बौद्धिक संपदा के अंतर्गत कोई भी चीज़ को अगर रखा गया है तो सेक्शन 8 के तहत आप उसको विवश नहीं कर सकते कि मैं आरटीआई एक्ट लगाया हूँ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। ये आपका आरटीआई एक्ट यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। अब सेक्शन 8 भी लिखिए, सेक्शन 8B लिखिए। सेक्शन 8B के तहत, सेक्शन 8B के तहत सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों, सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों को बाहर रखा गया है, को बाहर रखा गया है, को बाहर रखा गया है। सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों को बाहर रखा गया है। क्लियर बात है। सेक्शन 8B उदाहरण एग्जाम्पल कौन से देंगे आप? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जानते हैं आप, रॉ रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, ठीक है, रॉ। NIA, NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। और बहुत सारी सी है, CBC है, अभी और बहुत सारी रहती हैं एजेंसी। इनको क्या कर दिया गया है? इससे बाहर रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे आप राफेल पे अगर कोई भी डालेंगे ना RTI, तो आपकी RTI हमें वर्क नहीं करेगी, RTI खत्म, क्योंकि वो सुरक्षा से संबंधित मामला है। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 8B इसकी व्याख्या करता है। क्लियर बात है ना। अब सुनिएगा, यहाँ पर मैंने RTI का आपको पूरा का पूरा बताया है। RTI को मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, कंप्लीट RTI आपका हो चुका है, आप सारे सेक्शन भी पढ़ चुके हैं। बस मुझे कुछ सेक्शनों के बारे में आपको इसी तरीके से बता देना है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको पूरा RTI एक बार जितना ज़रूरी है वो बताता हूँ, समरी उसकी बताता हूँ कि RTI मैंने 4-5 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने पहले दिन आपको बताया था RTI का बैकग्राउंड क्या है, RTI का बैकग्राउंड भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैंने बताया था कि विश्व स्तर पे जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तो लोगों ने सोचा कि किसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक कंट्री थी जिस स्वीडन देश का, स्वीडन देश में इसको बनाया गया RTI एक्ट को। मैंने RTI एक्ट का स्वीडन देश का मॉडल भी बताया था कि वहाँ पर किस प्रकार से स्वीडन देश ने एडॉप्ट किया था इसको।
फिर मैंने आपको बताया था भारत में राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार से चला था। उसके बाद फाइनली धीरे धीरे आते 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 अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंद्र कुमार गुजराल से लेकर प्रत्येक प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन बाद में राजनीतिक स्तर के आधार पर 12 अक्टूबर 2005 को इसको कहीं ना कहीं हमने पेश कर पाया है। क्लियर बात है ना। उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जिसका नाम था अरोड़ा रॉय का कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। साथ साथ में एक NGO है MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसका भी सबसे बड़ा योगदान है, जिसने बेसिकली राजस्थान में पास किया था, राजस्थान में कार्य किया था। और राजस्थान फाइनली 2000 में कहीं ना कहीं उसी असेंबली ने, बाकी विधानसभा ने इस एक्ट को पारित कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ राज्य के लिए हो पाया था, लेकिन केंद्र पे ये 2005 में लागू कर दिया गया था। अब देखिए, केंद्र में 2005 में लागू किया गया था, लेकिन धारा 370 होने की वजह से जम्मू कश्मीर में अभी ये लॉ पास नहीं हो पाया था, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन अब तो कोई भी लॉ बनेगा ना, तो यहाँ पर दिल्ली में बनेगा। अब तो कोई किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री उसको रोक नहीं सकती है, वो लॉ कहाँ पर भी लागू हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो जाएगा। ये 370 हटाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैंने आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है, 12 अक्टूबर को। और जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। सेक्शन 8B के तहत, सेक्शन 8 के तहत क्या रखा गया है, किस प्रकार से यहाँ पर किसको बाहर रखा गया है, पूरी मैंने यहाँ पर आपको समरी दे दी RTI एक्ट की। इसके अलावा RTI एक्ट में आप कुछ भी लेटेस्ट नहीं पढ़ना है। अगर RTI में कुछ लेटेस्ट आया होगा तो उसको मैं आपको फिर से बता दूंगा। अभी तो RTI एक्ट इतना ही है, इतना ही रखिएगा, ठीक है। चलिए, RTI एक्ट यहाँ पर समाप्त। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।